सर इस बार तो कुछ ज्यादा आवाजें उठ रही हैं सर, माजी के इंतखाबात से बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, किसी और किस्म की चीजें सामने आई हैं इस बार, शायद माजी में ऐसा ना हुआ हो। नहीं देखें, माजी में ऐसे अगर हुआ भी हो, इस दफा आवाजें ज्यादा उठ रही है। मगर एक चीज में हम सब सियासतदान बैठे हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर हम मजीद देखें ना, सड़कों पे आए और जो है जलाओ घेराव करें, ये मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। और मुल्क के साथ साथ मैं कहूँगा कि जो है हमारा पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, ये इसके डिरेल होने का बड़ा खतरा हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर डेमोक्रेसी डिरेल होती है तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। इकोनॉमिक ऑलरेडी हम जो है कोलैप्स के तरफ है। तो खुदारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, इसको चलने दे। और जब आप लोग सब गवर्नमेंट में हो तो बैठ के ऐसे कानून निकाले कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो हैं मुतनाज़ा ना हो। आप ये देखें ना, होना ये चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक फैसला कर लें। जब अब होता है कभी किसी को सूट करता है, कभी किसी को सूट करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता रहेगा तो ये कल्चर चलता ही रहेगा। इस कल्चर को हमको चेंज करना है। कानून हमारे यहाँ भी बिल्कुल सब सही है, सब कुछ है, मगर इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा कि जो भी अवाम जिसको भी जो है वोट देती है वो हुकूमत आए, हुकूमत में बैठे, हुकूमत बनाए और हुकूमत चलाए। उसकी वजह कि डेमोक्रेसी को हम आगे जाने दें। हम अगर रोडों पे आएंगे तो डेमोक्रेसी को डिरेल करना, और आज मेरे ख्याल से आपने बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट भी देख लिया, वो भी काफी वाज़ेह थे कि अगर ये मजीद ये आगे जाएगा तो डेमोक्रेसी डिरेल होने का खतरा है। उन्होंने भी बंद अल्फाज में कहा, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ कि फिर जो मैं कई माह पहले भी कहता रहा हूँ, then we will be forcing the third force to come in। तो सर वो जो तहरीक इंसाफ का फिर मुतालबा है, मैं अलीम आदिल शेख की तरफ जाता हूं। सर उनका मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। अलीम आदिल शेख साहब, आपकी पार्टी क्या करने जा रही है मुस्तकबिल में? आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मौजूदगी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क और इस्तीफे का मुतालबा भी तहरीक इंसाफ ने कर दिया, और साथ साथ आज सेनेट में भी सेनेटर्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि कुछ सेनेटर्स तो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि राजमाना साहब सीनियर माशाल्लाह कानूनदान भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने जैसा फरमाया तो शायद हमारी बात इन तक पहुंची ना हो। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं अगर अपने सिंध की बात करूँ तो सिंध की 22 नशिस्तें, 20 नशिस्तें कराची की और 2 नशिस्तें हैदराबाद की, उसके फॉर्म 45 हमारे पास है। उस फॉर्म 45 के हमारे, और 47 जो था वो बाद में आर से अलग दूसरे बना दिए हैं। अपनी अगर मिसाल दूँ तो मेरे 297 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 292 का 292 का ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास है। हम सबसे पहले जैसे हमें पता चला कि ये धांधली शुरू हो रही है तो हम सिंध हाई कोर्ट 199 में चले गए। हमने वहाँ पिटीशन दायर कर दी और अपने तमाम फॉर्म 45 उसमें साथ लगा दिए। और जो हमारे ओरिजिनल रनर अप थे जमात इस्लामी, जिनके मेरे 84, जमात के 32, एमक्यू 10 और 10,400 जो जमात इस्लामी है उनके और हमारे मैच करते हैं। दीगर कई और लोगों के भी हैं, उनके भी हमसे मैच करते होंगे। और आज मैं महमूद भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म 45 अल्टीमेटली इनके पास भी होंगे। तो हमने तमाम लीगल कोर्स अडॉप्ट किया है। अब लाजिम बात यह है कि मेरे एक हल्के के 297 फॉर्म 45 हैं, 22 हल्के यहाँ, पूरे 80 हल्के पूरे पाकिस्तान के हैं। क्योंकि 80 फाइलें लेके हम हर शो के अंदर बैठे हैं। क्या हम ये 22 फाइल लेके हम अपना बैठे? हमने अपनी वेबसाइट पे सारे अपने फॉर्म 45 इन ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड किए हुए हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में से हाई कोर्ट ने हमारी जो पिटीशन थी उसको कन्वर्ट किया कंप्लेंट में, इलेक्शन कमीशन में जा चुकी है। तमाम केसेस इलेक्शन कमीशन में लगे हुए, फॉर्म 45 बाद जमा है। और हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर हिजानी कैफियत से निकलना है, अगर किसी भी, जैसे महमूद भाई ने कहा कि थर्ड फोर्स को या किसी आने वाले जल्जले को, तूफान को रोकना है, बड़ा आसान है। ठीक है, जो गंद मचा लिया इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, ठीक है, आइए आगे बढ़े। एक हफ्ते के अंदर तमाम रिजल्ट्स
कंसोलिडेट हो सकते हैं एज पर फॉर्म 45, उसको करें, उसके तहत 47 जारी करें, 49 जारी करें, नोटिफिकेशन जारी, खलास, बात खत्म। दूसरी तरफ क्या है कि जिस अंदाज से हमारे नॉमिनेशन से 1.5 साल से जो हो रहा था वो भी सबको पता है, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, तमाम आरओज ने हमारे 90% डिस्क्वालीफाई होकर रिजेक्ट कर दिए, अदालतों में जाके बहाल हो गए। उसके बाद बल्ला छेल लिया, कहीं बैंगन, कहीं कद्दू, कहीं चिमटा, कहीं जूता, पता नहीं क्या क्या हमें निशान दे दिए। उसके बाद कैंपेन नहीं करने दी गई, उसके बाद आखिरी दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसके बावजूद कौम निकल आई, कौम आ गई बाहर, नौजवान बाहर आ गया, सबने अपना हिस्सा डाल दिया। तो इस इलेक्शन कमिश्नर साहब को हम क्यों ना, ये आइन से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, आइन तोड़ने के, इसलिए इन्होंने सबसे पहले आइन के तहत इन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शन टाइम से नहीं कराए। दूसरा, इन्होंने, इनकी एक ही काम होता है जो इन्होंने नहीं किया, बाकी सारे काम किए कि इन्होंने इलेक्शन कराना होता है। इन्होंने वफाक में इलेक्शन नहीं कराया, और इलेक्शन ये नहीं होता फिर जरूरत क्या थी? 44 अरब रुपए अल्लाह वास्ते के थे, हराम के थे, हमारे आप पे टैक्स हो गए थे, फिर ये खर्च ना करते, ऐसे आरोज को बुलाते, एक पूरा बिठा के 4 दिन कंप्यूटर बैठ के रिजल्ट जारी करते थे, कहते ये हार गया, ये जीत गया। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन होने हैं, आइन में लिखा है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन और ये आरओज नाकाम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा है। आज अल्लाह माफ करे, पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद हैं। बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल रोड पे, हज़ारा पार्टी रोड पे, मालिक साहब रोड पे और चकजई साहब रोड पे, सिंध में जीडीए रोड पे, हम रोड पे, केपी में हमारा जो मैंडेट छीना वो रोड पे, पंजाब में सारे उम्मीदवार रोडों पे, पाकिस्तान जाम होता जा रहा है। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है।